आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आपका सभी का फिर से स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। उत्तर हिंद महासागर में इस प्री मानसून कालखंड यानी अप्रैल से जून माह के दौरान चक्रवाती गतिविधि की संभावनाओं का विश्लेषण जलवायु संकेतकों और मॉडल अनुमानों के आधार पर किया गया है। यह अध्ययन ENSO, IOD और MJO की भविष्यवाणी की गई स्थितियों के आधार पर संभावित चक्रवातीय पैटर्न, तीव्रता और क्षेत्रीय प्रभावों को इस वीडियो द्वारा समझने का प्रयास करता है। कृपया ध्यान रखें, यह फोरकास्ट सीजनल मॉडल के सुपर लॉन्ग रेंज डाटा में आधारित है, जो कि परिवर्तनशील है। लेकिन हम इस वीडियो में पूरे सही से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल से जून माह के लिए जलवायु पैटर्न का विश्लेषण, ENSO की स्थिति और संभावित प्रभाव। नीनो 3.4 इंडेक्स चार्ट दर्शाता है कि ला नीना से एल नीनो की ओर ट्रांजिशन स्पष्ट है और जून से जुलाई तक समुद्र की सतह के तापमान में शून्य के ऊपर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। यह उभरता हुआ एल नीनो पैटर्न आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में प्री मानसून के दौरान चक्रवात बनने की संभावना को कम कर देती है, लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। हालांकि यह अरब सागर में चक्रवात बनने की संभावना को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से पोस्ट मानसून अवधि में। IOD की स्थिति और चक्रवात पर प्रभाव। IOD के इंडेक्स अनुमान से संकेत मिलता है कि अप्रैल से जून अवधि में यह नकारात्मक मूल्यों की ओर जाएगा और जुलाई अगस्त तक शून्य के नीचे 0.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह नकारात्मक IOD की स्थिति आमतौर पर पूर्वी हिंद महासागर में कॉन्वेक्शन को बढ़ावा देती है। यह पैटर्न बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल डेवलपमेंट्स के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। उभरते हुए एल नीनो और नकारात्मक IOD के विपरीत प्रभाव एक तरह का जटिल पूर्वानुमान परिदृश्य बनाते हैं। MJO का चक्रवात पर प्रभाव। ECMWF और CFS मॉडल के अनुसार मार्च के अंत से अप्रैल तक MJO की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। MJO के दूसरे से चौथे चरण आमतौर पर भारतीय महासागर में चक्रवात निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अनुमानों से एक तरह से मध्यम MJO गतिविधि के संकेत मिलते हैं, जो समय समय पर कॉन्वेक्शन को बढ़ा सकती है। संक्षेप में, ENSO, IOD और MJO की परस्पर क्रियाओं से उत्तर हिंद महासागर में प्री मानसून चक्रवात गतिविधि का परिदृश्य जटिल बन रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना पर एल नीनो का दबाव रहेगा, जबकि नकारात्मक IOD इसे समर्थन दे सकता है। दूसरी ओर, अरब सागर में एल नीनो के प्रभाव से चक्रवात बनने की संभावना बढ़ सकती है। अप्रैल से जून 2025 के लिए निम्न दबाव प्रणालियों का पूर्वानुमान शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी है। हाल के दशकों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है। उत्तर हिंद महासागर में उच्च तीव्रता वाले चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 1990 से 2020 के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 और अरब सागर में ऑफिशियली 2 सुपर साइक्लोन बने, जबकि 1965 से 1989 के बीच यह सुपर साइक्लोन की संख्या बंगाल की खाड़ी में 2 और अरब सागर में 0 थी। इसी तरह 1990 से 2020 के बीच अरब सागर में 7 अत्यंत गंभीर चक्रवात बने, जबकि 1965 से 1989 के दौरान यह संख्या केवल 3 थी। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि विशेष रूप से अरब सागर में सबसे तीव्र चक्रवातीय प्रणालियों की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। विश्लेषित जलवायु पैटर्न और ऐतिहासिक चक्रवात प्रवृत्तियों के आधार पर इस प्री मानसून अवधि में लगभग 3 से 5 निम्न दबाव प्रणालियां विकसित हो सकती हैं। उभरती हुई एल नीनो परिस्थितियां जो अरब सागर में गतिविधि बढ़ा सकती हैं। नकारात्मक IOD का विकास जो बंगाल की खाड़ी में प्रणाली निर्माण को समर्थन दे सकता है। मौसमी पैटर्न, जहां अप्रैल से जून का महीना आमतौर पर चक्रवातीय मौसम की शुरुआत को दर्शाता है। मौसमी प्रवृत्तियों के अनुसार 3 से 5 निम्न दबाव बन सकते हैं, उनमें से 2 से 3 डिप्रेशन में, बाद में उनमें से 1 से 2 चक्रवाती या गंभीर चक्रवाती तूफान, और बाद में उनमें से ही किसी तरह से एक अति गंभीर या बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। हालांकि 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा हवाओं के गति वाला बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना अभी के टाइम और ऐतिहासिक चक्रवात प्रवृत्तियों के आधार पर बहुत कम ही है। 2025 के उत्तर हिंद महासागर प्री मॉनसून साइक्लोन सीजन का मासिक पूर्वानुमान और क्षेत्रीय प्रभाव का एनालिसिस। अप्रैल में चक्रवात गतिविधि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि प्री मानसून परिस्थितियां विकसित होती हैं। इस महीने 1 या 2 निम्न दबाव प्रणालियों का बनना संभव है, जिनमें से शायद एक प्रणाली ही डिप्रेशन बन सकता है।
बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां अधिक संभावित हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय जिलों पर प्रभाव पड़ सकता है। अरब सागर में कोई महत्वपूर्ण चक्रवातीय गतिविधियां होने की संभावना बहुत कम है। उत्तर हिंद महासागर चक्रवात मौसम अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू होता है, लेकिन इस दौरान बनने वाली प्रणालियां आमतौर पर कमजोर ही होती हैं। मई में समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण चक्रवात बनने की संभावना अधिक होती है। इस महीने 2 निम्न दबाव प्रणालियां विकसित हो सकती हैं, जिनमें से कम एक सिस्टम के 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला अति गंभीर चक्रवात बनने की संभावना है। अरब सागर में मई की शुरुआत या मध्य में एक चक्रवात बनने की संभावना दिख रहा है, जो आगे चलकर महाराष्ट्र, गुजरात या पाकिस्तान को भी प्रभावित कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में भी एक प्रणाली विकसित हो सकती है, जो संभवतः ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के तटीय जिलों को प्रभावित कर सकती है। ऐतिहासिक रूप से मई में शक्तिशाली चक्रवात बनने की प्रवृत्ति रही है। इस वर्ष एल नीनो और नकारात्मक आयोडी के प्रभावों के कारण कम से कम एक सिस्टम अति गंभीर या बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के तीव्रता यानी 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकती है। इसकी संभावना अरब सागर में अधिक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी एक कमजोर चक्रवात बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जून तक मॉनसून की स्थिति पूरे उपमहाद्वीप में स्थापित होने लगती है। इस दौरान 1 या 2 निम्न दबाव प्रणालियां बनने की संभावना है। मॉनसून की प्रगति के कारण अरब सागर में सिस्टम विकसित होने की संभावना रहते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी एक छोटा सिस्टम विकसित हो सकता है। अभी के लिए अरब सागर में बनने वाली प्रणाली केरल, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकती है। बंगाल की खाड़ी में हालांकि संभावना कम है, फिर भी यदि वहां कोई सिस्टम बनी तो वह ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, संभवतः एक डिप्रेशन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में। क्या इस प्री मॉनसून कालखंड के दौरान सच में तूफान की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा जा सकता है? अप्रैल से जून के बीच कैटेगरी 3 यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे बड़े चक्रवात बनने की संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अप्रैल से जून उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों के शुरुआती महीने होते हैं। सर्वाधिक तीव्रता वाले सिस्टम आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच विकसित होते हैं। साथ ही एल नीनो आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावनाओं को कम करता है, जबकि नकारात्मक आयोडी पूर्वी हिंद महासागर में कन्वेक्शन को बढ़ाता है, जिससे जटिल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहीं एमजेओ यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन का अनुकूल चरण अगर सक्रिय होता है तो कन्वेक्शन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे चक्रवात तेजी से तीव्र हो सकता है। वहीं गर्म समुद्री सतह आमतौर पर चक्रवातों की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाती है। कुल मिलाकर इस अवधि में किसी बड़े चक्रवात के बनने की संभावना 10 से 15% के आसपास मानी जा रही है, और यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मई में सबसे अधिक संभावना होगी। अंत में इस प्री मानसून अवधि में उत्तर हिंद महासागर में सामान्य से थोड़ी अधिक चक्रवातीय गतिविधि देखने को मिल सकती है। इस दौरान 3 से 5 कम दबाव वाले सिस्टम विकसित होने की संभावना है। ईएनएसओ और आईओडी की बदलती परिस्थितियां अलग अलग समय पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवात बनने के अवसर प्रदान कर सकती हैं। हालांकि अधिकांश सिस्टम केवल डिप्रेशन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म तक ही सीमित रह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 सिस्टम चक्रवात की तीव्रता तक पहुंच सकते हैं। इस मामले में मई माह को सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना जा सकता है। इन अनुमानों को सावधानी पूर्वक देखना जरूरी है। हाल के दशकों में खासकर अरब सागर में चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे उत्तरी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों को आगामी पूर्व मॉनसून मौसम में चक्रवाती प्रभावों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जलवायु परिस्थितियों की लगातार निगरानी आवश्यक होगी, जिससे इन अनुमानों को और बेहतर बनाया जा सके और पूरे क्षेत्र में चक्रवात से निपटने की तैयारियों को मजबूत किया जा सके। आशा करते हैं यह डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर हुआ तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो दिल से एक डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए। कोई आपत्ति नहीं होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।